गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं। आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास 12th टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर जाकर पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। साथ ही वर्कबुक के भी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड किए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। क्लास 12th वर्कबुक की ग्रामेटिकल पोर्शन की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें ग्रामर क्लास 9th टू क्लास 12th की प्लेलिस्ट है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, चाहे वो नोट मेकिंग एवं समरी हो या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग से संबंधित हो, ठीक है, राइटिंग स्किल से संबंधित जो भी है सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अभी तक क्लास 12th के हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर अभी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आज का हमारा जो वीडियो है लेसन नंबर 3 ए फादर्स लेटर, ठीक है, ये 2 के स्थान पर 3 है यहाँ पर, है ना। लेसन नंबर 3 ए फादर्स लेटर, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। किसी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन आंसर जैसे जो आप नोट करा रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे हमारे टीचर्स हमें स्कूल टीचिंग क्लास टीचिंग के अंतर्गत उनके हिसाब से लिखाएंगे और आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो क्या कोई अंतर रहेगा? तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर आप कहीं से भी याद करें, चाहे आपके क्लास टीचिंग के अंतर्गत जो आपके टीचर्स आपको नोट डाउन करवाते हैं वो, या किसी अन्य सोर्स से, चाहे वो कोई गाइड हो, है ना, यूट्यूब हो, कहीं से भी आप याद करें, लेकिन टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। टू द पॉइंट यदि आप आंसर देंगे तो आपको नंबर पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप उसको कहीं से भी याद करें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको क्वेश्चंस समझकर उसके अनुसार आपको आंसर देना है, चाहे आप वो कहीं से भी याद करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एज मच एज यू कैन। जितना आपसे हो सके आप इन वीडियोस को आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि एक वीडियो से एक से अधिक छात्र छात्राओं को यदि फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत वो है सार्थक है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 3 है क्लास 12th का ए फादर्स लेटर। पहला क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप आंसर आप काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेशन टू एडवाइज हिज सन। लेखक ने इस ओकेशन को ही चयन क्यों किया उसके पुत्र को सलाह देने के लिए। कौन सी ओकेशन? स्कूल टाइम की। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है, उसका बच्चा, यहाँ पर लेखक कौन था? विलियम हेजलिट था। विलियम हेजलिट द्वारा उसके बच्चे को यहाँ पर ए पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह, एक पत्र के द्वारा उसको वो सलाह देता है, और सलाह देने के साथ साथ वो सारी दुनिया को जनरलाइजेशन भी करता है, मतलब सभी के लिए सलाह है, नॉट ओनली फॉर ही चाइल्ड, सिर्फ उसके बच्चे के लिए नहीं। तो इस ओकेशन को ही क्यों वो चूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द लेसन? देखिए, ही चूज दिस ओकेशन बिकॉज हिज हेल्थ was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time. देखिए यहाँ पर एक वर्ड है indifferent। indifferent का अर्थ होता है not good। क्या अर्थ होता है? not good। जब हमने लेसन पढ़ा था तो उस समय वोकेबलरी के अंतर्गत मैंने आपको ये नीचे लिखा हुआ है, नंबरिंग होती है, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया भी था। तो लेखक कह रहा है कि लेखक ने इस ओकेशन को ही एडवाइस देने के लिए चुना क्योंकि उसकी तबीयत जो है, हेल्थ वाज इनडिफरेंट, मतलब उसकी तबीयत अब ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, एंड ही वाज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वह उसे ये निश्चित पता चल चुका था कि अब मैं ज़्यादा समय तक मेरे बेटे के साथ में नहीं रह पाऊँगा, इसलिए उसने इस ओकेशन को सलाह के लिए चुना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखो स्टार लगा हुआ है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि स्टार से इसका तात्पर्य क्या है।
जिन जिन क्वेश्चंस पर स्टार लगे हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट हैपन्स इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या होगा यदि हम किसी व्यक्ति को प्रीजज करते हैं, मतलब उसके बारे में पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हम प्रीजज कर लेते हैं, तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम किसी व्यक्ति को और भविष्य में होने वाली घटना को प्रीजज करते हैं, वी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप्स। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बिन बुलाए दुश्मनों को न्योता देते हैं। बिन बुलाए दुश्मन, एनिमीज मतलब दुश्मन, अनकॉल्ड मतलब बिना बुलाए हुए, हार्डशिप मतलब होता है कष्ट। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, साथ में हमें कष्ट भोगना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट रीज़न डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर्स ऑफ हिज स्कूलमेट्स। व्हाट रीज़न डज द फादर गिव हिज सन, पिता अपने पुत्र को कौन से कारण बताता है उसके जो स्कूलमेट हैं उनके साथ हॉस्टाइल बिहेवियर के लिए। हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुता रूपी व्यवहार करना, दैट मीन्स हॉस्टाइल, या सत्कार ना करना, आदर ना करना। देखिए इसका आंसर, द फादर गेव 2 रीजन्स, पिता उसको 2 कारण बताता है, किसको, उसके पुत्र को। फर्स्ट, दोज बॉयज न्यू एज लिटिल ऑफ हिज सन एज ही न्यू ऑफ देम माइट हैव ट्राइड टू कीप एलूफ। पहला कारण तो ये था कि जितना वो बच्चा उनके बारे में जानता है, इतना ही वो बच्चे, स्कूल के बच्चे उसको जानते हैं, मतलब एक दूसरे को वो बहुत कम जानते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। इसी कारण की वजह से वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, एलूफ रहते हैं। ALL, माफ़ कीजिएगा, ALOOF। इसका अर्थ आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका अर्थ हिंदी में क्या है, क्योंकि जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था उस समय मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। तो ये आपका टेस्ट समझ लेता हूँ मैं, आपका पढ़ाई के प्रति जो अवेयरनेस है वो कैसी है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि एलूफ का अर्थ क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना उसका बच्चा उसके स्कूल के क्लासमेट्स के बारे में जानता था, मतलब कम जानता था, लिटिल नॉलेज, लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, इतना ही वो बच्चे उसके बारे में जानते थे, इसीलिए वो उससे दूर रहते थे। अब दूसरा कारण क्या है, एंड देन दे हैड देयर अम्यूजमेंट एंड pursuits to attend to, and so might have had a little time and satisfy his whims and fancies। अब इस कारण से ही उनके जो अम्यूज़मेंट हैं और उनकी जो विम्स एंड फैंसीज़ हैं, विम्स मतलब होता है सनक, मनमानी करना, फैंसीज़ मतलब अपने मन की कल्पना करना या अपनी मनमानी करना, तो इसीलिए वह अपनी मनमानी करते थे और एक दूसरे में वह डिसकनेक्टेड थे, मतलब मिलजुल कर नहीं रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिज़ार्म हॉस्टिलिटी। ये हॉस्टिलिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना आप, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में यदि शत्रुता रूपी व्यवहार करता है, हॉस्टिलिटी रखता है, तो उसके असर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। डिज़ार्म का अर्थ होता है असर को कम कर देना। तो देखते हैं, द बेस्ट वे टू डिज़ार्म हॉस्टिलिटी इज़ नॉट टू थिंक इल। हॉस्टिलिटी के असर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इज़ नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में बुराई या दूसरों के बारे में बुराई नहीं देखना या बुराई नहीं ढूंढना, अनटिल दे ट्राई टू हार्म यू, जब तक कि वह तुम्हें कुछ चोट नहीं पहुंचा देते हैं, एंड इवन देन टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके दूसरों की गलतियों को हमें इग्नोर करना चाहिए, या दूसरों में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को अनदेखा करना चाहिए। इस
आंसर्स को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, है ना, हमारे महात्मा गांधी, उनकी एक बात मुझे याद आती है कि उनका हमेशा ये कहना था कि वी शुड ऑलवेज सी द ब्राइट साइड इन अदर। सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, एक है ना, सिक्के के एक हेड होता है और एक टेल होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति में दो साइड होती है, एक ब्राइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है, ब्लैक साइड होती है। कहने का तात्पर्य होता है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और हर व्यक्ति में कुछ बुरे गुण भी होते हैं। तो हमेशा हमें दूसरों में अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं। तो महात्मा गांधी का ये कहना था, गांधी जी ऑलवेज सेड दैट वी शुड ऑलवेज सी द ब्राइट साइड इन अदर्स। हमेशा दूसरों में अच्छा ही देखना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि दूसरों के जो फॉल्ट्स हैं उनको जहाँ तक हो सके उनसे हमें दूर रहना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर। हमें दूसरों से डिस्पाइज क्यों नहीं करना चाहिए। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, दूसरों से कभी डिस्पाइज नहीं करना चाहिए। इसका भी आंसर हिंदी में आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि डिस्पाइज का अर्थ क्या होता है। वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पुअर्टी। गरीबी के कारण कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से ईर्ष्या या कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए गरीबी के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इस लेसन को जब पढ़ा तो उस समय हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वह जो फ्रेंड है वह गरीबी के कारण यदि वो आपकी मदद नहीं कर पाता है तो कभी भी हमें उससे डिस्पाइस, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। हमारे साथ में खेलने वाले मीन्स प्लेमेट्स और साथ में पढ़ने वाले मतलब स्कूलमेट्स, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे। साथी खिलाड़ियों के साथ तुम तुम्हारा व्यक्तिगत तरीका अपनाते हो, ठीक है, बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। बट विथ स्कूलमेट्स यू कैन नॉट डू दिस, परंतु स्कूलमेट्स के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यू विल हैव टू कंसिडर देयर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम। स्कूलमेट्स जो हैं उनकी ज़रूरतों के अनुसार तुम्हें विचार करना पड़ेगा और उनके साथ फिर तुम्हें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। स्कूलमेट जो होते हैं वो हमें कम जानते हैं, हमारे बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं, इसलिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको विचार करके उनके साथ रहना पड़ेगा और फिर तुम्हें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जबकि प्लेमेट्स के साथ में ऐसा नहीं होता। प्लेमेट्स में हम हमारी मनमानी भी चला लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर येट सी एंड नो। लेखक का ओपिनियन क्या है किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के को जानने के बारे में। तो देखते हैं। फॉर द राइटर इट इज़ ए गुड रूल टू होप फॉर द बेस्ट। लेखक के अनुसार सबसे अच्छा नियम क्या है? वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हमें हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, है ना, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट थिंग्स आर राइट। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हैं वह सब क्या है? सही है। जो कुछ भी हो रहा है वह सही हो रहा है। कहते हैं ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट है, सिमिलरली वी शुड नेवर डिस्पाइज, माफ़ कीजिएगा, वी शुड नेवर डेवलप प्रीजुडिस अगेंस्ट पीपल। और हमें कभी दूसरों से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, प्रीजुडिस का अर्थ होता है भेदभाव करना
या भेदभाव की भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाइज। लेखक के अनुसार क्या हमें दूसरों का तिरस्कार करना चाहिए? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज ए ट्रिम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द फेलिंग्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। कहने का तात्पर्य है कि यदि दूसरों के फेल्यूर मतलब दूसरों की असफलता और दूसरों के दुर्भाग्य से यदि हमें प्लेजर फील होता है, हमें आनंद महसूस होता है, दूसरे की असफलता और दूसरे के दुर्भाग्य से यदि हमें आनंद मिलता है, हमें प्लेजर फील होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम दूसरों का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो हमें ना तो दूसरों की असफलता पर खुश होना चाहिए और ना ही दूसरे के दुर्भाग्य पर हमें खुश होना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छा रहा यार, उस लड़के का ऐसा हो गया, उस लड़की का पैर टूट गया तो बहुत अच्छा रहा, ऐसा कई बार हम दिमाग में सोच लेते हैं, तो ये गलत है, ये तिरस्कार के संकेत को देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। घर की लाइफ और स्कूल की लाइफ में क्या डिफरेंस है? देखते हैं क्या डिफरेंस है। एट होम यू कैन हैव योर ओन वे। घर पर तुम तुम्हारी मनमानी करते हो। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल इंडल्ज योर विम्स एंड फैंसीज। घर के जो सदस्य हैं वह तुम्हारी सनक मतलब मनमानी और तुम्हारी कल्पनाओं में इंडल्ज रहते हैं, मतलब वो उससे कभी कभार वो आनंदित भी होता है। जैसे हम घर में बैठे बैठे चुपचाप स्वप्न डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, हम दिन में सोचते रहते हैं कि मैं पायलट बनूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा। गुस्से में भी कई बार कह देते हैं, तो माता पिता हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। परंतु इन स्कूल यू कैन नॉट डू इट। परंतु स्कूल में आप ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू अकोमोडेट टू पीपल हैविंग देयर ओन विम्स एंड फैंसीज। परंतु स्कूल में जो दूसरे लड़के हैं उन लड़कों के साथ तुम्हें अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है एडजस्ट करना, उनकी आवश्यकताओं के साथ तुम्हें ढलना, विचार करना। टू पीपल हैविंग देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, उनकी स्वयं की सनक, मनमानी और उनकी कल्पनाओं के अनुसार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी आर ट्रू विजडम। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि बराबरी क्या है। सही बराबरी जो है, यदि हम सही बराबरी रखते हैं, ना तो किसी के बारे में ईर्ष्या रखते हैं, ना ही किसी से प्रीजुडिस रखते हैं, तो यही सही नैतिकता और सही बुद्धिमत्ता है। मतलब बराबरी करना ही सही मोरलिटी है और सही विजडम है। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द लेसन। ट्रू विजडम रिक्वायर्स, सही बुद्धिमत्ता में ज़रूरत रहती है किसकी? एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल सो दैट देयर आर नो conflicts in society resulting in peace and prosperity। देखते हैं, सही बुद्धिमत्ता जो होती है, उस सही बुद्धिमत्ता का अर्थ यही है, बुद्धिमत्ता का अर्थ यही है कि सभी को एक समान रूप से हमें ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या चाहे कोई अमीर हो। कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी रिजल्टिंग इन पीस, यदि हम ऐसा करते हैं तो ना तो हमें मतभेद होता है और समाज में परिणाम जो रहता है वो पीस के रूप में रहता है, शांति के रूप में रहता है, और प्रोस्पेरिटी के रूप में रहता है, समृद्धता के रूप में रहता है। एंड अकॉर्डिंगली टू ट्रू मोरलिटी व्हाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ट्रू इक्वलिटी। और नैतिकता का नियम क्या कहता है? नैतिकता का नियम यही कहता है कि हमें दूसरों
से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी एंड ट्रू विजडम। यही सही नैतिकता और सही बुद्धिमत्ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल का जीवन बच्चे को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए, बाहरी समस्याओं से लड़ने के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर करता है स्कूल का जीवन। देखते हैं। इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट वन अमंगस्ट इक्वल्स एंड सो विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। कहने का तात्पर्य है कि बाहरी लाइफ जो है, उस बाहरी लाइफ में आपके बराबर के, आपसे अच्छे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा मिलने से आपके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके बराबरी के, आपसे अच्छे, आपसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आपको बाहरी दुनिया में मिलेंगे, इसलिए आपको समस्याएं आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। एंड टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, और उन समस्याओं के, उन व्यक्तियों के अकॉर्डिंगली ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन द स्कूल यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन। स्कूल में भी इसी प्रकार की समस्याओं से आप गुजरते हैं, क्योंकि आपके बराबरी के, आपसे अच्छे, आपसे टैलेंटेड व्यक्ति भी आपको यहाँ पर मिलते हैं और उनसे आपका सामना होता है। इसी प्रकार से बाहरी दुनिया में, तो स्कूल में इसी चीज़ को हम सीखते हैं, बाहरी दुनिया से, बाहरी समस्याओं से सामना किस प्रकार से किया जाता है, यही चीज़ें हम स्कूल लाइफ में सीखते हैं। दो ऑन ए स्मॉलर स्केल, हालांकि यद्यपि स्कूल में ये थोड़ा कम रहता है, कॉम्पिटिटर कम रहते हैं, समस्याएं कम रहती हैं, लेकिन बाहरी लाइफ में आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे और आपकी समस्याएं भी, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। एंड सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। और स्कूल की ये कम छोटी छोटी समस्याएं, कुछ कॉम्पिटिटर ही आपको बाहरी जीवन में लड़ने के लिए, बाहरी समस्याओं का सामना करने के लिए आपकी मदद करते हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ आप इनके नोट्स ज़रूर तैयार करते जाएं, चाहे वो वोकेबलरी के हों, क्वेश्चन आंसर के हों, ताकि जब आपके स्कूल्स लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लीजिए हम रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, खूब अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।